मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसके सभी फार्मूले पढ़ेंगे जिससे आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें आज हम लोग इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे और सभी फार्मूलों को समझेंगे जिससे आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं समीकरण क्या होता है। तो समीकरण एक बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें बराबर का चिन्ह होता है। समीकरण क्या है? जिसमें बराबर का चिन्ह होता है। सबसे मेन बात यह है कि सभी मान के लिए यह सत्य नहीं होता। जैसे कोई समीकरण हम ले लें, जैसे लिखा हुआ है x + 5 = 9 लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू 4 के लिए केवल यह समीकरण सही होगा, बाकी सभी मान के लिए समीकरण सही नहीं होगा। अब आइए आगे देखते हैं। अगला है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? समीकरण ax + by + c = 0 दो चर राशि वाला x और y में एक क्या है? रैखिक समीकरण है। अब इसकी मेन पहचान क्या है? अगर दो चर की बात कहेगा तो x और y आपकी क्या है? चर संख्याएं हैं और a b c आपकी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्याओं का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 या b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये रैखिक समीकरण रह नहीं जाएगा। वो भी दो चर राशि वाला तो बिल्कुल नहीं रह जाएगा। ये आपका क्या है? दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण है। अब आइए आगे देखते हैं दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है। तो जैसे कोई भी दो समीकरण ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया ax + by = c, दूसरा एक समीकरण हमने और ले लिया ax + by = c। तो एक समीकरण में हम 1 1 देते हैं, 1 1 1, और दूसरे वाले में हमने 2 2 दे दिया। तो समीकरण आपका क्या बन गया? a1x + b1y = c1 बन गया। दूसरा समीकरण आपका बन गया a2x + b2y = c2 हो गया। ये क्या हो गया? आपका दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो दो विधि से हम लोग हल कर सकते हैं। पहली विधि आपकी क्या होगी? आलेखीय विधि। दूसरी विधि आपकी क्या होगी? बीजगणितीय विधि। तो आइए देखते हैं बीजगणितीय विधि में और कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो बीजगणितीय विधि में 3 विधियों से हम हल कर सकते हैं। पहली आपकी होगी प्रतिस्थापन विधि। पहली आपकी क्या है? प्रतिस्थापन विधि। दूसरी है आपकी विलोपन विधि और तीसरी आपकी है वज्र गुणनखंड विधि, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो पहली आपकी क्या हो गई? प्रतिस्थापन। दूसरी आपकी क्या हो गई? विलोपन। और तीसरी आपकी क्या हो गई? वज्र गुणनखंड विधि। तो अभी ये कंप्लीट कर ले, फिर इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि प्रतिस्थापन विधि में कैसे हल करेंगे, विलोपन विधि में हम कैसे सवालों को हल करेंगे और वज्र गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है आपका? संगत निकाय। यदि रैखिक समीकरण का कम से कम एक हल हो, कोई भी दो रैखिक समीकरण होंगे, उनका एक हल अगर होगा, एक भी हल हो या अनेक हल हो, तो क्या होगा? वो निकाय संगत होगा। लेकिन अगर उसका कोई हल ना हो तो क्या हो जाएगा? आपका निकाय असंगत निकाय होगा। अब आइए शुरुआत करते हैं आलेखीय विधि। आलेखीय विधि को ही हम क्या कहते हैं? ग्राफीय विधि भी कहते हैं। तो आलेखीय विधि में अगर हम ध्यान से देखें तो आप ये तो जानते होंगे, ये क्या है? चतुर्थांश है, जिसमें ये आपका पहला चतुर्थांश है, ये आपका दूसरा चतुर्थांश है, ये आपका तीसरा चतुर्थांश है और ये आपका चतुर्थांश है। ये आपका क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। ये आपका क्या होगा? एक्स डैश होगा। ये आपका क्या होगा? वाई एक्सिस होगा और ये आपका क्या होगा? वाई डैश होगा।
तो आपको कैसे आप पहचानोगे किसमें पॉजिटिव होंगे किसमें क्या निगेटिव। तो आपको पता होगा कि निर्देशांक हमेशा कैसे लिखे जाते हैं, x, y के रूप में लिखे जाते हैं, यानी पहले x होगा फिर y होगा। आपको ये याद रखना है, अगर x है और y है जिसमें डैश नहीं लगा है उसको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रखना है, और जिसमें डैश लगा है उसको क्या करना है, आपको निगेटिव रखना है। जैसे ध्यान दीजिए तो इसमें क्या आ रहा है, x, y आ रहा है, फिर इस वाले में देखिए तो x डैश y आ रहा है, और इस वाले में देखिए तो x डैश y डैश हो गया, और इस वाले में देखिए तो x y डैश हो गया। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। इसमें आपका x निगेटिव हो गया, y क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसमें दोनों आपके क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। इसमें x पॉजिटिव हो जाएगा और y आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हो कि किस चतुर्थांश में किस निर्देशांक की वैल्यू पॉजिटिव होगी और किसकी निगेटिव होगी। जैसे देखिए पहले वाले में क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, दूसरे वाले में x पॉजिटिव होगा, दूसरे वाले में x निगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा आपका, तीसरे वाले में दोनों निगेटिव होंगे, और चौथे वाले में x पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं कि आलेखीय विधि में अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या क्या हमको ध्यान रखना है। तो कोई भी रेखा हो वो तीन तरीके से हो सकती है, या फिर तो प्रतिच्छेद करेगी, या फिर तो समांतर होगी, और या फिर तो समपाती होगी। प्रतिच्छेद करने का तात्पर्य है एक दूसरे को काटें, समांतर का मतलब है कभी भी किसी भी बिंदु पर ना मिले, समपाती का मतलब है एक के ऊपर दोनों एक रहे, वो क्या होगी, समपाती होगी। तो आइए इसको रफ करते हैं फिर आपको और समझाते हैं। तो आइए अब आलेखीय विधि को विस्तार से समझते हैं। तो आलेखीय विधि में जब पहली कंडीशन होगी, मतलब अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो आपको क्या क्या याद रखना है। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी, मतलब एक दूसरे पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, और मान लीजिए वो बिंदु आपका क्या है, a, b है ना। और समीकरण भी आप लिख सकते हो। समीकरण अगर हम बात करेंगे तो a1x हो जाएगा, b1y हो जाएगा इक्वल टू c1 हो जाएगा। इसी तरह इसमें a2x हो जाएगा और b2y हो जाएगा इक्वल टू c2 हो जाएगा। अब आइए और अच्छे से समझते हैं। तो प्रतिच्छेद करने की कंडीशन में आपको क्या याद रखना है। पहली चीज तो आपको याद रखनी कि अगर a1 a2 बराबर नहीं है किसके, b1 b2 के, तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और आपको याद रखना है अगर प्रतिच्छेद कर रही होंगी तो आपको क्या याद रखना है कि अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तीसरी चीज आपको यह भी याद रखना है कि निकाय क्या होगा आपका, संगत होगा। निकाय क्या होगा आपका, संगत होगा। अगर दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दूसरा क्या है, समांतर। अगर हम बात करें समांतर की तो समांतर कुछ इस प्रकार होगा, रेखाएं दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी। अगर हम बात करें तो ये आपका a1x है और b1y है बराबर c1 है, a2x है प्लस b2y बराबर c2, तो रेखाएं हैं आपकी। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो आपका a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं होगा किसके, c1 c2 के, यानी a1 a2 बराबर होगा b1 b2 के, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं होगा। तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। और आपको याद रखना है इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब रेखाएं मिलेगी ही नहीं तो हल तो कोई हो ही नहीं सकता। और आपको एक चीज और याद रखनी है, निकाय क्या हो जाएगा आपका, असंगत हो जाएगा। निकाय क्या होगा आपका, असंगत होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रतिच्छेद करने की कंडीशन में आपको क्या याद रखना है कि a1 a2 बराबर नहीं होगा b1 b2 के, और अद्वितीय हल होगा। और आपको याद रखना है कि निकाय क्या होगा, संगत होगा। इसी तरह समांतर में देखें तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 के, a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। और इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा और निकाय क्या होगा आपका, असंगत होगा। तो आइए इसको रफ करते हैं और अगला समझते हैं हम लोग। तो अगला क्या है आपका, संपाती है।
तो आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका संपाती। संपाती कब होगा? जब रेखाएं एक दूसरे पर क्या हो, कोइंसाइड हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो, तब क्या होगी कंडीशन? संपाती होगी। दोनों समीकरण a1x हो गया प्लस b1y हो गया इक्वल टू क्या हो गया? c1 हो गया। और दूसरी रेखा के लिए a2x हो जाएगा प्लस b2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? c2 हो जाएगा। और तीनों वैल्यू क्या होंगी? बराबर होंगी, यानी a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान किसके होगा? c2 के होगा। और आपको याद रखना है इस कंडीशन में अनेक हल होंगे। इस कंडीशन में क्या होगा? अनेक हल होंगे। और सबसे मेन पॉइंट है जो कि ये निकाय क्या होगा? संगत होगा। निकाय आपका क्या होगा? संगत होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 के है, तो रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। ये संपाती कहा जाए तो आपको ये याद रखना है कि ये कंडीशन होगी, और ये साथ में याद रखना है कि इसके अनेक हल होंगे, और आपको याद रखना है कि निकाय क्या होगा? संगत होगा। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग चीज लगेगी, लेकिन हम आपको एक साथ सारी चीजें बता दिए हैं। अब आइए शुरुआत करते हैं बीजगणितीय विधि को। अब आइए बीजगणितीय विधि को हम लोग शुरुआत करेंगे और विस्तार से इसको समझेंगे। तो आइए इसको अब रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आइए अगली विधि देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने ग्राफीय विधि देखा। अब आइए समझते हैं बीजगणितीय विधि को। तो बीजगणितीय विधि में तीन विधियां हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। तो पहले देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 14 दिया है। ये समीकरण 1 हो गया आपका। दूसरा है x माइनस वाई बराबर कितना है? 4 है। ये समीकरण आपका 2 हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक समीकरण को हल करेंगे। तो हम समीकरण 2 को हल करते हैं। तो आइए समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका क्या है? x माइनस वाई बराबर कितना है? 4 है। तो x बराबर y को उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो क्या हो जाएगा? y प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम दे देते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 से x की वैल्यू आपको मिल गई। अब उठा के हमको किस में रखना है? समीकरण 1 में रखना है। याद ये रखना है आपको, जिस समीकरण को आप हल करोगे, हमने क्या किया? समीकरण 2 को हल किया है, उसमें आपको इसका मान नहीं रखना है। उठा के मान हमेशा किस में रखना? अगले वाले में रखना है, यानी किस में रखना है? फर्स्ट में रखना है। तो आइए रखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो आइए रख दीजिए। तो समीकरण 1 आपकी क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 14 है। तो x की वैल्यू देखते हैं। x की वैल्यू है y प्लस 4 प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। y आपका क्या हो गया? 2y हो गया प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया? 14। 4 को उधर ले जाइए तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 14 में से 4 घटाएं कितना बचेगा? 10 बचेगा। 2 से काटिए कितनी बार में? 5 बार में, यानी y का मान कितना हो गया? 5 हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए एक वैल्यू हमको मिल गई, यानी एक चर का मान मिल गया। अब हमको दूसरा ज्ञात करना। तो समीकरण 3 में y का मान रख देंगे तो हमको दूसरा भी मान मिल जाएगा। तो आइए लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो रख दीजिए x बराबर कितना हो जाएगा? y प्लस 4 है समीकरण, तो y की वैल्यू रखिए तो 5 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आपको दोनों वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू कितनी आई? 9 आई, और y की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। तो प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना था? मतलब एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना था। मतलब एक समीकरण से क्या करते हैं? हम एक चर का मान निकालते और दूसरे समीकरण में हमने रख दिया। फिर हमको एक राशि का मान मिल गया, मतलब एक चर राशि का मान मिल गया, उठा के तीसरे समीकरण में रख देंगे, बस दोनों वैल्यू मिल जाएंगे। अब आइए देखते हैं विलोपन विधि। नाम से ही पता चल रहा है क्या करना है आपको? विलोप करना है, मतलब एक चर को आपको समाप्ति करना। तो यही समीकरण लेते हैं। समीकरण है आपका x प्लस वाई बराबर 14, ये पहला हो गया। और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण दूसरा हो गया। तो आपको ये याद रखना है, एक चर का मान बराबर होना चाहिए, तभी हम विभाजित कर सकते हैं।
तो हम क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ देंगे। दोनों समीकरण क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो जोड़ रहे हैं तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 2 से विभाजित करिए कितनी बार में, 9 बार में। तो x का मान आपको क्या मिल गया, 9 मिल गया। उठा के समीकरण इसी में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 9 को उधर ले जाइए, माइनस का हो जाएगा, 14 माइनस 9 यानी y का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आई, 9 आई, और y का मान कितना आया, 5 आया। देखिए प्रतिस्थापन विधि में भी सेम यही वैल्यू आई थी, यानी x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। अब आते हैं वज्र गुणनखंड समझते हैं। तो इसके लिए आप इसका फार्मूला पहले समझिए। तो पहले फार्मूला देखते हैं। तो आपको क्या याद रखना, BCAB याद रखना। क्या याद रखना, BCAB याद रखना है। बाकी जो है इसका फार्मूला आपको तब अच्छे से पूरा बताएंगे जब आपको थर्ड चैप्टर हम पढ़ा रहे होंगे। अभी हम लोग केवल इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, कैसे आप फार्मूला याद करोगे। तो आपको याद रखना, x लिख लीजिए, y लिख लीजिए और 1 लिख लीजिए। फिर दो दो करके, यानी BC, तो BC हमने ले लिया। फिर दूसरा CA, तो हमने CA ले लिया। और फिर तीसरा AB, तो हमने AB ले लिया। और सब में क्या लगा दीजिए, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। इनको 2 बार आपको लिखना है, 2 बार लिख देते हैं। उसके साथ में ऊपर ऊपर 1 1 लिख दीजिए, नीचे नीचे आपको 2 2 लिख देना है। तो हमने ऊपर ऊपर 1 1 लिख दिया, नीचे नीचे 2 2 लिख दिया। अब क्या करना, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना। इसी तरह इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करिए। तो क्या मिल गई वैल्यू आपको, x अपान b1 c2 हो गया, माइनस b2 c1 हो गया। इसी तरह y अपान c1 a2 हो गया, माइनस c2 a1 हो गया। इसी तरह 1 अपान a1 b2 हो गया, माइनस b2 a1 हो गया। तो इस तरह भी फार्मूला आप याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से। हम लोगों ने कैसे इसको समझा है, ट्रिक के माध्यम से। और अगर सरल आपको समझना है तो केवल आप इतना याद रखिए कि आप क्या लिखेंगे, यहां देखते हैं, x लिखना है बराबर y लिखना है, और बराबर क्या लिखना है, 1 लिखना है। और इसी फार्मूले को क्या करना है, आपको लिखते जाना है। तो BC है तो पहले आपको क्या करना, देखिए यहां बन रहा है 1 2 और फिर 2 1। इसी तरह 1 2 2 1 1 2 और 2 1। तो BC BC लिख देते हैं, BC माइनस BC, यानी क्या करना है आपको, 1 2 लिखना है और 2 1 लिखना है। देखिए B1 C2 माइनस B2 C1 बन गया। इसी तरह CA आपको लिखना है, CA माइनस CA, इसमें भी लिख दीजिए 1 2 और 2 1। इसी तरह आपको लिखना है AB और AB लिखना है, इसमें भी 1 2 और 2 1। इस ट्रिक के माध्यम से आप डायरेक्ट आप फार्मूला याद कर सकते हो, और ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आइए इसको रफ करते हैं और इसी क्वेश्चन को हम लोग इस विधि से भी हल करते हैं। अब आइए देखते हैं वज्र गुणनखंड विधि में आप कैसे सॉल्व करोगे इसी समीकरण को। तो समीकरण आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना था, 14। तो हम 14 को इधर ले आते हैं, माइनस 14 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। इसी तरह x माइनस वाई और माइनस का क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसकी हम तुलना कर देंगे, इसकी हम तुलना करते हैं किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। इसकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो अब यहां से देखते हैं, वैल्यू निकालते हैं सारी। तो जहां कुछ नहीं लिखा है वहां इसका गुणांक क्या होगा, जैसे x का गुणांक कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। y का गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ भी x का गुणांक कितना है, 1 है। और यहाँ y का गुणांक कितना हो गया, -1 हो गया। तो आइए सारी वैल्यू देखते हैं। तो x कैंसिल हो गया, a1 की वैल्यू कितनी है, तो आइए देखते हैं। यहां से a1 की वैल्यू क्या निकलेगी, a1 की वैल्यू कितनी है, 1 आई। और a2 की वैल्यू क्या आ रही है, a2 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इसी तरह b1 की वैल्यू देखें तो कितनी आई, 1 आई। और b2 की वैल्यू कितनी निकल रही है, तो -1। इसी तरह c1 की वैल्यू कितनी है, -14 है। और c2 की वैल्यू कितनी है, -4 है। तो आइए फार्मूले में रखते हैं। फार्मूला आपका क्या है, x अपान आपको क्या रखना है, b1 c2। तो b1 आपका कितना है, 1 है।
और C2 आपका कितना है, माइनस का 4 है, और माइनस B2 C1 आपको रखना है। तो B2 आपका कितना है, माइनस का 1 है, और C1 आपका कितना है, माइनस का 14 इक्वल टू y अपॉन, इसी तरह हम लोग क्या रखेंगे, C1 A2, तो C1 आपका कितना है, माइनस का 14 है, और A2 आपका कितना है, 1 है, माइनस, अगला क्या है आपका C2 A1, तो C2 आपका क्या है, माइनस का 4 है, और A1 आपका कितना है, 1 है। इसी तरह 1 अपॉन A1 B2, तो A1 आपका 1 है, और B2 आपका क्या है, माइनस 1 है। इसी तरह A2 B1, तो A2 आपका कितना है, 1 है, और B1 आपका कितना है, 1 है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब तो बच्चों का सवाल हो गया एकदम नॉर्मल सा। 4 को करेंगे, -4 को करेंगे 1 से, मतलब -4 को 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस का 14 है और माइनस का 1 है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों तो प्लस हो गए, लेकिन ये माइनस का चिन्ह रहेगा, तो माइनस का कितना हो गया, यहाँ 14 हो गया, इक्वल टू y अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा। और आइए आप आगे देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन -1 को 1 से करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो कितना, माइनस का 1 हो जाएगा। अब आइए इसके आगे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, इक्वल टू y अपॉन कितना हो जाएगा, 14 में से आप 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, चिन्ह किसका, बड़ी संख्या यानी माइनस का हो जाएगा, बराबर 1 अपॉन -1, और -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, और इसको और इसको हल करेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो क्या ले लेंगे हम, x अपॉन माइनस का 18 ले लेंगे, बराबर 1 बटा कितना है, माइनस का 2 है, तो माइनस से माइनस काटिए, 2 से कितनी बार में, 9 बार में, यानी क्या बचा है, ये बचा है x अपॉन 9 बराबर कितना, 1 अपॉन 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। इसी तरह इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो y अपॉन कितना हो गया, माइनस का 10 हो गया, इक्वल टू 1 बटा कितना हो गया, माइनस का 2, माइनस से माइनस काटिए, 2 से काटिए कितनी बार में, 5 बार में, तो y बटे 5 बराबर कितना हो गया, 1 बटे 1 हो गया। तो यहां से देखिए आगे y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो देखिए तीनों समीकरण में x और y के मान बराबर आ रहे हैं, यानी तीनों, इसमें भी देखिए x का मान 9 है और y का मान कितना है, 5 है, इसमें भी x का मान 9, y का मान 5, इसमें भी x का मान 9, y का मान 5, यानी कोई भी आप विधि लगाइए, तीनों विधि में वैल्यू आपकी क्या आएंगी, सेम आएंगी, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छे समझ में आई होगी। इसी तरह आप ध्यान से पढ़ते रहिए और साथ ही साथ हर एक चैप्टर का नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि अगर चैप्टर का कॉन्सेप्ट हो गया और फार्मूले हो गए, ये 2 चीज आप समझ लेते हो तो उस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, कोई भी चीज समझने वाली नहीं है, केवल आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। तो जल्द ही हम लोग आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। इसी तरह हम लोग क्लास 10th के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और जल्द ही आपको इंग्लिश और साइंस की क्लासेस भी मिलने वाली हैं, जिसमें हम लोग उसके भी पूरे टॉपिक को, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे आपके दोस्तों की भी प्रिपरेशन अच्छी हो सके और उनके भी अच्छे नंबर आ सके।